आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस। इसको आप म्यूटेशंस भी कह सकते हैं और ये जेनेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती है, हर बार पूछा ही जाता है इसके ऊपर। तो एबरेशंस किस चीज को कहेंगे? एबरेशंस मतलब जब किसी में चेंज आ जाता है वो एबरेशन कहलाता है। क्रोमोसोम में जब कोई चेंज आ जाए, अब वो चेंज क्रोमोसोम नंबर को भी लेकर हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, कुछ पार्ट कम हो जाए या कुछ पार्ट रिवर्स हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, या कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाए, जो हम आगे देखेंगे। तो ये सब कंपोनेंट्स क्रोमोसोमल एबरेशन में आते हैं। सारी चीजें हम सभी जानते हैं कि हर स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में, होमो सेपियंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 23 पेयर्स हैं, एक्सेप्ट गैमीट्स के, जिसमें हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। और इस क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज आए या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आए तो वो कहलाएगा क्रोमोसोमल एबरेशंस या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। और इसकी वजह से हेल्पफुल रहा है ये म्यूटेशन एग्रीकल्चर में और इवोल्यूशन में। हम जानते हैं कि एक टर्म हम यूज करते हैं जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप क्या किसको कहते हैं? जब नेचुरली कोई चीज कोई स्पीशीज अकर कर रही है नेचर में, तो वो वाइल्ड कहलाती है। लेकिन अगर उसमें सडन चेंज आ जाए, चेंज ड्यू टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम या ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको हम म्यूटेंट कहेंगे। म्यूटेशन के बाद वो चेंज आएगा तो वो म्यूटेंट कहलाएगी, और जो नेचुरली अकर हो रही है वो वाइल्ड कहलाएगी। ये जो चेंज हो सकता है ये नंबर में या स्ट्रक्चर में, एक क्रोमोसोम में भी हो सकता है या ज्यादा में भी हो सकता है, और इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं। जैसे पहले बताया आपको, नंबर में होगा या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में होगा। तो 3 क्लासेस में हम इसको बांट लेंगे। क्रोमोसोम में जब रीअरेंजमेंट होगा, क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि किसी क्रोमोसोम में कुछ डुप्लीकेट हो जाए पार्ट, या उसका कोई पार्ट रिमूव हो जाए, या उसका कोई पार्ट इन्वर्ट हो जाए। और एन्यूप्लॉइडी जो है वो नंबर से इन्वॉल्व है, इसमें नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं एन्यूप्लॉइडी में और पॉलीप्लॉइडी में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे जो पीछे 3 कैटेगरी के एबरेशंस बताए हैं, रीअरेंजमेंट में, नंबर में एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। इसमें हम रीअरेंजमेंट वाला देख रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल हमने 6 क्रोमोसोम्स लिए हैं, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये एक सेट क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर का, ये दूसरा और ये तीसरा वाला। और इसमें ये ध्यान आप ये रखें क्योंकि ये 2 सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सिस्टर क्रोमाटिड नहीं है, ये होमोलोगस पेयर है। अगर ये यूनाइटेड होते यहाँ से तो हम कहते हैं ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, क्योंकि ये सेंट्रोमियर से यूनाइटेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं। एक क्रोमोसोम में अलग सेंट्रोमियर है, एक क्रोमोसोम में अलग सेंट्रोमियर है। इसका मतलब ये होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। आगे आप देखेंगे जहां पर यूनाइटेड है, एक ही सेंट्रोमियर है, तो हमें इंडिकेशन है कि ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स है। तो पहला जो रीअरेंजमेंट का था, इसमें हम देख रहे हैं कि ये होमोलोगस पेयर में, मतलब होमोलोगस पेयर का मतलब क्या होता है कि ये क्रोमोसोम फादर से फॉर एग्जांपल आया है और एक मदर से आया है। तो इस वाले क्रोमोसोम में हम देख रहे हैं CDE सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया है, तो यानी रीअरेंजमेंट के अंदर आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 क्रोमोसोम हो गए हैं, यानी ये एक नंबर यहाँ पर ऐड हो गया है। तो ये क्या आएगा? ये एन्यूप्लॉइडी आएगा। इस चीज को हम कहेंगे ट्राइसोमी। ये पूरा हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, इंट्रोडक्शन के लिए लेकिन आपको पता होना चाहिए इस वीडियो में भी, कि पॉलीप्लॉइडी में सेट में चेंज आ जाएगा, इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा, यानी एंटायर 6 क्रोमोसोम में
चेंज आएगा वो पॉलीप्लॉइडी में आएगा। अब फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं, क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट। क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट में क्या होगा, किसी भी क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाएगा और वो 4 कैटेगरी का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। डुप्लीकेशन हम सभी जानते हैं, कोई चीज जब बढ़ जाती है, सेम ABCD CDE और ऐड हो जाए तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। डिलीशन जब कम हो जाए ABCD यानी CD कम हो गया तो वो डिलीशन हो जाएगा। इन्वर्शन ABCD, अब अगर ये ABDC हो जाए तो ये इन्वर्शन हो जाएगा। और ट्रांसलोकेशन अपने ही जगह से वो दूसरी जगह मूव कर जाए दूसरे किसी क्रोमोसोम में तो वो ट्रांसलोकेशन आएगा। और ये सारे जो रीअरेंजमेंट्स हैं ये हो क्यों जाते हैं, इसके पीछे ये रीजन है कि DNA में हमेशा रिपेयरिंग चलती रहती है। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है सेल का कि हमेशा DNA में कहीं ना कहीं रिपेयरिंग चलती रहती है। तो अब जब वो रिपेयरिंग चलेगी तो उसमें जब रिपेयर होगा तो जो ब्रोकन सेगमेंट्स हैं DNA के, वो उनको जब जुड़ता है तो वहां कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। उस रिस्टोरेशन में, क्रोमोसोम के ओरिजिनल रिस्टोरेशन में जब वो 2 ब्रोकन एंड्स जुड़ते हैं तो वो प्रॉपरली कई बार नहीं जुड़ पाते। तो इसलिए ये सारा कैटेगरीज उसमें आती हैं। जब वो एरर आ जाए उनके जुड़ने में, या जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है उस समय एरर हो जाए, तो इस वजह से ये दोनों क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो जाते हैं। ये चारों कैटेगरीज उस टाइम पर होती हैं। कब? जब क्रोमोसोम की रिपेयरिंग हो रही होती है, DNA की रिपेयरिंग हो रही होती है, और दूसरा जब क्रॉसिंग ओवर में एरर आ जाए तब। पहला हम देखेंगे डुप्लीकेशन, यानी कि डबल हो जाए अगर क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट, पूरा क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट, तो वो डुप्लीकेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ABCD EFG क्रोमोसोम है, यहाँ हम जो डॉट लगा रहे हैं इसका मतलब इस लोकेशन पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। अब इसमें डुप्लीकेशन हो और हम ये देख लें कि EF सेगमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है तो ये डुप्लीकेशन कहलाएगा, और इसमें EF के बाद ही आ रहा है दोबारा। तो इस तरह के डुप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, टेंडिम। यानी जो सेगमेंट डुप्लीकेट हो रहा है वो वहीं के वहीं पर डुप्लीकेट हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे टेंडिम डुप्लीकेशन। और दूसरा आएगा डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ABCDEF, अब पीछे हमने देखा था टेंडिम में EF यहीं आ गया था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि डुप्लीकेशन तो हुआ है लेकिन इस सेगमेंट के खत्म होने के बाद डुप्लीकेशन हुआ है, यानी EF यहीं पर रिपीट नहीं हुआ, G के बाद आया है, तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेस्ड ओरिएंटेशन। और एक होता है इन्वर्टेड डुप्लीकेशन या रिवर्स डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे हम देखें ABCDEF, अब EF की जगह ये डुप्लीकेट तो है लेकिन क्या हो गया है ये FE, तो ये रिवर्स डुप्लीकेशन कहलाएगा। तो हमने 3 तरह का डुप्लीकेशन देखा, टेंडिम डुप्लीकेशन जब EF के बाद दोबारा EF आ जाए, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन जब EF अपनी जगह डुप्लीकेट ना होकर और थोड़ा सा दूर जाकर डुप्लीकेट हुआ है, और रिवर्स डुप्लीकेशन जिसमें EF की जो नंबरिंग है EF ना होकर वो क्या हो गया है, FE हो गया है, तो वो रिवर्स डुप्लीकेशन या इन्वर्टेड डुप्लीकेशन आएगा। इस स्लाइड में जैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ ये सेंट्रोमियर लोकेटेड है और EF यहाँ पर दोबारा आ गया है, तो ये कौन सा हुआ, टेंडिम डुप्लीकेशन, क्योंकि EF के बाद ही EF आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिलीशन। डिलीशन तो हम सब रोज ही कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप्स में, फोन में यूज करते हैं। डिलीट मीन्स किसी भी सेगमेंट का रिमूव हो जाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ये क्रोमोसोम है, इसमें ये सेगमेंट EF सेगमेंट रिमूव हो गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ABCD और डायरेक्ट G आ जाएगा।
और इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्ट करना, यानी DEF जो है 180 डिग्री मूव कर जाता है। 180 डिग्री मूव करने का मतलब D आएगा, फिर F आएगा, D आएगा, E आएगा और F आएगा, यानी कि ये देखते हैं तो, यानी कि ये अगर सेगमेंट ऐसा है और डुप्लीकेट होगा तो 180 डिग्री जाएगा, तो ये वाला एज जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला एज जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। अब ट्रांसलोकेशन। ट्रांस का मतलब क्या होता है, इधर से उधर, लोकेशन अपनी किसी जगह को चेंज करना, तो ये हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। ये दो अलग डिफरेंट क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस नहीं, नॉन होमोलोगस। होमोलोगस होते तो ये ABCDEFG होता और दूसरा भी ABCDEFG होता, यानी एक मदर से आया हुआ और एक फादर से आया हुआ, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ MNOPQRS। ये ABCD हमने सिर्फ जीन्स दिखा दी है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सेगमेंट है जिसको हमने A से डिनोट किया है, ये B सेगमेंट एक पर्टिकुलर जीन का सेगमेंट है जिसको हमने B से दिखाया है, ये हमने जीन के सेगमेंट्स दिखा दिए हैं। तो ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पर सेंट्रोमियर इसका है और यहाँ पर सेंट्रोमियर इसका है। अब EFG इस वाले क्रोमोसोम से हटकर इस वाले क्रोमोसोम में आ जाए, इस वाले में, तो क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि EFG तो यहाँ पर आ गया और यहाँ का QRS कहाँ गया, QRS इस तरफ चला गया है। समझ में आ गया ना कि एक सेगमेंट टूटकर इस क्रोमोसोम से इसमें आ जाएगा और इसका उतना ही बड़ा सेगमेंट टूटकर दूसरे क्रोमोसोम में चला जाएगा, तो ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। और इस तरह का ट्रांसलोकेशन को जिसमें अदला बदली हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और ये खास बात ध्यान रखने की क्या है कि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में है, होमोलोगस क्रोमोसोम में नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी अगर ट्रांसलोकेशन हो, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो, तो वो तो दोनों क्रोमोसोम एक से ही है, EFG इधर से इधर आ जाए या EFG इधर से इधर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये जो ट्रांसलोकेशन है ये किसमें है, ये नॉन होमोलोगस, यानी अलग अलग जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 3 है और ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, और अगर एक ही होमोलोगस होगा तो 3 में ही होता, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट जो हुआ है उसका क्या इफेक्ट दिखाई देता है। इसमें हम ये देख लेंगे कि होमोजाइगस फॉर डुप्लीकेशन अगर होमोजाइगस हो और डुप्लीकेशन अगर हेट्रोजाइगस हो। इसका मतलब क्या होता है डुप्लीकेशन होमोजाइगस का, कि पूरा होमोलोगस पेयर पर ही, जो मदर से आया उसमें भी डुप्लीकेशन हो और जो फादर से आया उसमें भी डुप्लीकेशन हो, तो हम इस तरह को हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस डुप्लीकेशन। लेकिन हेट्रोजाइगस डुप्लीकेशन में क्या होगा कि वो जो होमोलोगस पेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये मदर से आया क्रोमोसोम और ये फादर से आया क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और इसमें यहाँ पर ये सेंट्रोमियर मैंने बना दिया है और यहाँ पर ये सेंट्रोमियर बना दिया इसी जगह पर, तो ये होमोलोगस पेयर है। अगर इसमें दोनों में चेंज आए, इस दोनों में चेंज आए, तो हम क्या कहेंगे, ये डुप्लीकेशन होमोजाइगस है। लेकिन इसमें अगर एक में ही चेंज आए, दोनों में ना आकर, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इस वाले क्रोमोसोम में एक पार्ट ऐड हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसमें डुप्लीकेशन जो हुआ है वो हेट्रोजाइगस है। पॉइंटर लेके, तो हम समझ गए ना होमोजाइगस डुप्लीकेशन का मतलब क्या है और हेट्रोजाइगस डुप्लीकेशन का मतलब क्या है। ठीक, लेकिन है किसमें, होमोलोगस पेयर की बात हम कर रहे हैं। अब ये जो हेट्रोजाइगट
प्रॉब्लम आई है, यानी एक क्रोमोसोम तो नॉर्मल रहे होमोलोगस में से और एक में डुप्लीकेशन हो जाए, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आई होगी? क्योंकि जब मियोसिस के प्रोफेज 1 में हम जानते हैं सारा क्रॉसिंग ओवर, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, चाइज़मा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर सब प्रोफेज 1 में हो रहा है। तो उस टाइम पर क्रोमोसोम जो है दोनों होमोलोगस पॉइंट टू पॉइंट अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ में थ्रू आउट लेंथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। और इस सिचुएशन में अगर एक हेट्रोजाइगस है, यानी डुप्लीकेशन अगर एक में हो गया तो एक लंबा होएगा और एक छोटा होएगा, तो वो कैसे अपने आप को पेयर करेंगे? वो अपने आप को पेयर नहीं कर पाएंगे, यानी वो जो साइनेप्सिस या पेयरिंग एंड साइनेप्सिस है होमोलोगस की, वो नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? इस हेट्रोजाइगस में वो जो एक क्रोमोसोम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, डुप्लीकेट हो गया है, वो अपने आप को क्या बना लेगा? लूप बना लेगा। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं इस डायग्राम से, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब ये देखिए, ये सेंट्रोमियर है, यूनाइटेड है, इसका मतलब ये पूरा क्या है? एक क्रोमोसोम है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड, दो अलग अलग क्रोमोसोम नहीं, क्योंकि यूनाइटेड है ये सेंट्रोमियर से। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये होमोलोगस पेयर है, नहीं, ये एक क्रोमोसोम ही है, यानी एक क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमेटिड और दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर डुप्लीकेशन हो गया है, EFG यानी दोबारा रिपीट हो गया है। अब जब EFG ये दोबारा रिपीट हो गया है, अब ये होमोलोगस पेयर है, वन पेयर कमिंग फ्रॉम मदर एंड दूसरा पेयर कमिंग फ्रॉम फादर। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब कैसे ये अलाइन करे अपने आप को? क्योंकि इसका एक सेगमेंट तो यहाँ तक आ जाएगा, अगर ये स्ट्रेट होगा तो वो अलाइन नहीं हो पाया। तो ये क्या करता है? ये अपना यहाँ पर एक लूप बना लेता है। लूप बनाने की वजह से अब ये एक दूसरे के साथ में अलाइन कर पा रहे हैं और अब फर्दर क्रॉसिंग ओवर इसमें हो पाएगी। क्रॉसिंग ओवर के लिए बेसिक है कि वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं, होमोलोगस पेयर। और डुप्लीकेशन और डिलीशन जो है वो किस लिए हुए? क्योंकि अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हुई है। और अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर क्यों हुई? क्योंकि जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर हुआ नहीं है, इसलिए ये अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर होती है इस केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीशन। डिलीशन एक सेगमेंट का कट जाना, तो यानी ABCDEFG है और ये अगर इसमें EF कट जाए, एक पार्ट कट जाए, तो ये हो जाएगा डिलीशन। अगर लार्ज डिलीशन है तो वो इजीली पकड़ा जाता है, लेकिन अगर बहुत शॉर्ट डिलीशन है एक ही सेगमेंट का, फॉर एग्जांपल E का ही डिलीशन है, तो वो इतना इजीली डिटेक्टेबल नहीं होता। अब इस केस में भी होगा, अगर होमोलोगस पेयर में एक में नॉर्मल क्रोमोसोम रहे और दूसरा होमोलोग में डिलीशन हो जाए, तो वो जिसमें डिलीशन हुआ है वो छोटा हो जाएगा। तो अब ये कैसे पेयर करेंगे? क्योंकि अब ये फिर हेट्रोजाइगस हो गए। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट हो जाए, किसी भी तरीके से डिफरेंट हुए वो। तो अब यहां पर हम देखेंगे, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड। अब हम देख रहे हैं ये शॉर्ट हो गया, ये उतना ही रहा, ये शॉर्ट हो गया। तो अब जो ओरिजिनल है जिसमें कोई चेंज नहीं आया, जो नॉर्मल है इस हेट्रोजाइगोट में, वो लूप करेगा। नीचे वाले हमने स्लाइड में देखा था कि जिसमें डुप्लीकेशन हुआ है और एक नॉर्मल है, तो डुप्लीकेट वाला लूप कर रहा है। यहाँ पर डुप्लीकेट वाला लूप, यहाँ डुप्लीकेट तो है ही नहीं, डिलीशन है, और ये बेचारा लूप कर लेगा तो और शॉर्ट हो जाएगा। तो अब कौन सा लंबा है? इसमें जो नॉर्मल है वो लंबा है, तो ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। डिलीशन वाला SH रहता है, तो ये प्रॉपरली अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में हो पाती है। अब इफेक्ट देखते हैं डिलीशन का, कि डिलीशन की वजह से कोई भी फिनोटाइपिक इफेक्ट आ सकता है। तो अगर डिलीशन जब हुआ है और उसमें सेंट्रोमियर वाला पार्ट डिलीट हो गया है, तो सेंट्रोमियर वाला पार्ट जब डिलीट होगा तो उसके बाद मियोसिस या माइटोसिस में हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है।
तो वो अटैच नहीं हो पाएगा, तो वो सेग्रीगेट ही नहीं हो पाएगा माइटोसिस में या मियोसिस में, वो वाला क्रोमोसोम जिसमें अगर सेंट्रोमियर लॉस्ट हो गया है डिलीशन के टाइम पर। और कुछ डिलीशंस जो होते हैं वो लीथल हो जाते हैं। क्यों लीथल हो जाते हैं? क्योंकि जितन कोई असेंशियल जीन है फॉर एग्जांपल सर्वाइवल के लिए, और वो उस डिलीट होने वाले पार्ट में प्रेजेंट है, तो वो मिसिंग हो जाएगी और वो डिलीशन जो है वो लीथल हो जाएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं स्यूडो डोमिनेंस क्या चीज होती है। अब ये तो हमने देख लिया कि जो डिलीशन हुआ उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर जीन डिलीट हो गई तो वो प्रोडक्ट बन नहीं पाए, तो इम्बैलेंस हो जाएगा उस जीन के प्रोडक्ट के अमाउंट में। और एक चीज होती है स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है? स्यूडो इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं एक हमेशा रिसेसिव होता है किसी भी एलील पेयर में और एक डोमिनेंट होता है। तो इस केस में अगर वो जो डिलीशन हुआ है वो फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट जीन का हो गया है, तो वो वहां नहीं रहेगा। तो अब रिसेसिव जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जो कि अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को हम कहेंगे स्यूडो डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पर एक क्रोमोसोम बना दिया, ठीक, और इसका ये वाला सेगमेंट फॉर एग्जाम्पल ये सेगमेंट इसका यहाँ पर कहाँ चला गया, ये सेगमेंट इसका इन्वर्ट होना है। तो यहां से तोड़ना पड़ेगा इन्वर्ट होने के लिए, और इस पॉइंट से तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये सेगमेंट इन्वर्ट होएगा, ये वाला सेगमेंट तब जाकर इन्वर्ट होएगा। तो इसलिए ब्रेकेज जो है वो इन्वर्जन के टाइम पर दो जगह से होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि इन्वर्जन के लिए दो जगह से ब्रेकेज होना जरूरी है। अब इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो भी सकता है और सेंट्रोमियर नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस पर बेसिस पर दो तरह के इन्वर्जन होते हैं, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक मतलब चारों तरफ। पेरीमीटर जानते हैं ना, तो हम स्क्वायर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है तो इसका चारों तरफ, दैट इज पेरीमीटर। तो पेरीसेंट्रिक होगा, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, यहां इसका सेंट्रोमियर है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है और यहां पर इसका ये सेंट्रोमियर है, यहां पर ग्रीन से देखते हैं, इससे ग्रीन से ज्यादा दिखता है। तो यहां पर ये सेंट्रोमियर है। अब इन्वर्जन अगर इसी तरफ हो जाएगा तो वो क्या होगा? पैरासेंट्रिक, एक ही तरफ होगा। और पेरीसेंट्रिक मतलब अगर इन्वर्जन यहां से और यहां हो जाए तो क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो वो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहलाएगा। इसको रब कर दें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, दोनों पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन जैसे आपको बताया कि जब सेंट्रोमियर के इधर और उधर दोनों तरफ इन्वर्जन से इफेक्ट आए तो वो पेरीसेंट्रिक होता है। और ह्यूमन क्रोमोसोम में और चिंपैंजीज में सिर्फ एक पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन का ही डिफरेंस है, और ये इन्वर्जन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन इवोल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम देख रहे हैं पेरीसेंट्रिक, ये सेंट्रोमियर है और ये ब्लू सेगमेंट एक तरफ है और रेड सेगमेंट इस तरफ है। अब क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रेड सेगमेंट यहां आ गया और ये ब्लू सेगमेंट यहां आ गया, यानी 180 डिग्री ये इस तरीके से मूव कर गया, इन्वर्ट कर गया है 180 डिग्री। तो इस तरह के इन्वर्जन को हम क्या कहेंगे? पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ये ह्यूमन क्रोमोसोम है और ये चिंपैंजीज का क्रोमोसोम है। तो यही
इवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस है इस तरह के क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की इवोल्यूशन में। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या है इन्वर्जन्स के। इन्वर्जन में ना तो लॉस हो रहा है किसी भी सेगमेंट का जेनेटिक मटेरियल का, ना ही गेन हो रहा है, सिर्फ डीएनए सीक्वेंस जो है वो क्या हो गई है, वो थोड़ी सी ऑल्टर हो गई है। लेकिन फिर भी इसकी वजह से भी जो बहुत ड्रास्टिक फिनोटिपिक इफेक्ट में चेंज आता है। और जैसा हमने बताया कि इन्वर्जन जो है किसी भी क्रोमोसोम को 2 पार्ट पे टूटना पड़ेगा इन्वर्जन के लिए। एक है पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट क्या होती है कि कोई जीन एक पर्टिकुलर पोजीशन डिपेंडेंट ही होता है, अपना सिचुएशन लोकेशन उसकी, और अगर उसकी पोजीशन ऑल्टर कर दी जाती है इन्वर्जन की वजह से तो उसका एक्सप्रेशन भी ऑल्टर हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहेंगे पोजीशन इफेक्ट। यहां पर ये पैरासेंट्रिक है, यानी ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है एक होमोलोगस पेयर की, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर है। तो यहां हम देख रहे हैं कि CDE सेगमेंट है और इन्वर्जन किसका हो गया, इस सेगमेंट का। E इधर आ गया और C इधर आ गया और D सेंटर में ही है। तो अब इसको अलाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर तो ये अलाइन कैसे होगा, तो एक सेगमेंट जिसमें चेंज आया है ये अपने आप को इस तरीके से इन्वर्ट कर लेगा। इन्वर्ट करने के बाद C इधर ही आ जाएगा, D इधर का इधर था ही, और E इसके साथ अलाइन हो जाता है। फिर किस लिए चाहिए ये, प्रोसेसिंग प्रोफेस 1 में जब ये क्रोमोसोम दो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, हम कहते हैं ना पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, तो ये पेयरिंग तब होगी जब ये इन्वर्टेड सेगमेंट कैसे पेयर हो पाएगा प्रॉपर्ली उसके साथ में कैसे आएगा अपने दूसरे होमोलोग के, जब ये यहां पर अपने आप को इस तरीके से लूप में इन्वर्ट कर लेगा तब। अब हम थर्ड तरह का रीअरेंजमेंट देखेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में जो खास बात है वो ये है कि इसको क्रॉसिंग ओवर से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करिए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस पेयर में होगा और ट्रांसलोकेशन हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा। जेनेटिक मटेरियल जो है एक होमोलोगस पेयर से दूसरे किसी फॉर एग्जांपल 3 to 6 में चला जाए, 3 to 3 में ही ना होकर 3 to 6 या 4 या 5 किसी में भी चला जाए, वो हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में किस में होता है एक्सचेंज, होमोलोगस में होता है, लेकिन ये वाला एक्सचेंज किस में होगा, ट्रांसलोकेशन जो है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा। ये ट्रांसलोकेशन दो तरीके का होता है, रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में रेसिप्रोकेट करना कहते हैं तूने मुझे दिया और मैंने तुझे दिया, तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में एक्सचेंज हो जाएगा सेगमेंट का। और नॉन रेसिप्रोकल में क्या होगा, मूवमेंट होगा, एक तरफ से एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एक क्रोमोसोम से सेगमेंट चला जाएगा और दूसरे किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाकर अपने आप को अटैच कर लेगा, तो ये कहलाएगा नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा, यानी रेसिप्रोकल में 2 वे एक्सचेंज होगा सेगमेंट का और नॉन रेसिप्रोकल में सिर्फ एक ही तरफ से ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं इस वाले सेगमेंट में हम देख रहे हैं ABCDEFG और ये दूसरा, तो यहाँ से EFG इस वाले से चलाकर इसमें आ गया और QRS इसमें से इसमें आ गया, तो ये हो गया रेसिप्रोकल। और दूसरा वाला होएगा नॉन रेसिप्रोकल, इसमें क्या होगा, EF यहाँ से चला जाए और इसमें आ जाए, ये PQRS अपने आप एज सच रहे, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाए, EF इंसर्ट हो जाएगा आकर, तो और यहाँ से कुछ इधर नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये हम देखते हैं रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होगा, ये 2 क्रोमोसोम है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम,
तो इसमें क्या होगा कि यहाँ शॉर्ट आर्म ब्रेक हो जाए। अच्छा, ये किस तरह का क्रोमोसोम है? एक्रोसेंट्रिक, जिसमें हम जानते हैं कि सेंट्रोमियर टिप पर होता है, तो वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट आर्म, यहाँ पर ब्रेकेज हो जाए, रेसिप्रोकल हियर, यहाँ पर ब्रेकेज हो गई, तो क्या होगा? इसके बाद ये शॉर्ट आर्म यहाँ आ गई और ये बड़ी आर्म यहाँ चली गई, तो एक क्रोमोसोम बहुत लंबा हो जाएगा और दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बहुत छोटा हो जाएगा। और अब ये एक्रोसेंट्रिक ना होकर क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक। तो इसको हम क्या कहते हैं? रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी।